वेलकम स्टूडेंट्स। आज सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, जिसको SLE मैं बोल दूंगा, लिखने में सुविधा होती, SLE सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। आज मैं सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस का हल मैट्रिक्स मेथड से कैसे निकालेंगे ये पढ़ने जा रहे हैं। लेकिन आप लोगों से मुझे एक बात कहनी है कि इससे पहले जो मैं एक वीडियो डाला उसको देखने के बाद ही आप इसको पढ़ना, ठीक है? क्योंकि बीच में लंबी गैप बन गई है, इसलिए मैं ऐसा आप लोगों से कह रहा, उसको पढ़ लेना। यानी नंबर 13 है, 13 नंबर का जो आपका यानी वीडियो है वो जरूर देख लोगे, ठीक है? चलो, मैंने लिखा सॉल्यूशन ऑफ SLE मीन्स सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस यूजिंग इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स, ठीक है? अब हम लोगों का जो सिलेबस है वो 2 अननोन से और 3 अननोन से रिलेटेड है। तो मैं यहां एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस कंसीडर कर रहा, 3 अननोन 3 वेरिएबल से रिलेटेड। वी कंसीडर द following SLE का मतलब समझ गए होंगे, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। क्या? A11x प्लस A12y प्लस A13x Z इक्वल्स B1। A21x प्लस A22y प्लस A23z इक्वल्स B2। A31x प्लस A32y प्लस A33z equals B3. What is this? It is a system of linear equations related to 3 unknowns x, y and z. ठीक है? आपको मालूम होगा कि यहां मैं क्या करता, तो जगह बचाने के लिए मैं यहां थोड़ा साइड में यहां लिखता, ध्यान देंगे, let A equals A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। अब पहली बात आप सुन लें, जब भी प्रॉब्लम्स बनाने को आप जाओगे, गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस का हल मैट्रिक्स मेथड से निकालने जाओगे ना, सबसे पहली बात, सिस्टम में जितने भी इक्वेशंस इन्वॉल्व हैं उसको इस फॉर्म में डालना। इस फॉर्म में डालने का मतलब वेरिएबल से रिलेटेड, अननोन से रिलेटेड पदों को लेफ्ट साइड रखा गया है, कांस्टेंट टर्म को राइट साइड दिया गया है। देख रहे हैं? ये ध्यान में रखना पड़ेगा। और अब ये जो मैंने बनाया इसको मैं कोफिशिएंट मैट्रिक्स कहता। क्यों कहता कोफिशिएंट मैट्रिक्स? तो चूंकि इन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस में एक्स वाई जेड के जो कोफिशिएंट्स हैं
उससे मैंने एक मैट्रिक्स बनाया, स्क्वायर मैट्रिक्स, इसलिए इसे मैं कोफिशिएंट मैट्रिक्स के नाम से पुकारूंगा। ठीक है। एक्स वेरिएबल जो है उससे एक कॉलम मैट्रिक्स बनाते हैं। ठीक है। एंड ये बी, ये आपका होगा B1, B2 और B3। यही करना होगा। इसलिए सभी समीकरणों को इस रूप में ले जाने के बाद ये मानोगे। अब ये जो सिस्टम है, नाउ गिवन सिस्टम, या ऐसे ही लिख देते हैं, गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस कैन बी written as ax equals b। इसके बारे में इससे पहले वाले वीडियो में मैं बता चुका, इसको इस रूप में लिखा जाएगा। ये मैट्रिक्स फॉर्म में आ गया, ये मैट्रिक्स फॉर्म में आ गया, जहां ए क्या है, कोफिशिएंट मैट्रिक्स है, एक्स क्या, एक कॉलम मैट्रिक्स, किससे, वह अननोन से बना है। अब बी क्या है, कांस्टेंट टर्म से बना एक मैट्रिक्स है, वो भी कॉलम मैट्रिक्स है। ठीक है। अब आप तो ये जान चुके हो कि यहां पर सिस्टम कंसिस्टेंट भी होते, इनकंसिस्टेंट भी होते। कंसिस्टेंट है उसमें भी दो तरह की बातें आती। एक होता यूनिक हल मिलना, यूनिक सॉल्यूशन रखना, और एक होता है क्या, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस का केस। तो सिस्टम को एक हल हो या अनंत हल हो तो सिस्टम क्या कहलाएगा, कंसिस्टेंट कहलाएगा। बट वी से गिवन सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट इफ इट हैज नो सॉल्यूशन। तो अब सवाल उठता कि ये बातें किस पे निर्भर करेगी। तो यहां ये बातें निर्भर करेगी, ये जो ए है, क्या है, कोफिशिएंट मैट्रिक्स, उसके बिहेवियर पे, उसके नेचर पे। आप ये पढ़ चुके हो कि कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है तो अकॉर्डिंग टू वैल्यू ऑफ इट्स करस्पॉन्डिंग डिटर्मिनेंट, आप उसको दो भाग में बांटे हो, एक सिंगुलर मैट्रिक्स और दूसरा नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। अर्थात यहां भी ए जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स है इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, तो इसका जो डिटर्मिनेंट होगा उसका वैल्यू 0 होगा। इसका मतलब ए क्या होगा, सिंगुलर मैट्रिक्स होगा, और नॉन जीरो होगा तो ये ए क्या कहलाएगा, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है। अब सवाल उठता कि यहां इसी आधार पे दो डिफरेंट केसेस में इसको ले जाएंगे, जिसमें से मैं पहला केस आपके सामने लिखने जा रहा। केस फर्स्ट, क्या, व्हेन ए इज नॉन सिंगुलर। हमने कहा नॉन सिंगुलर, इसका मतलब दैट इज डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो है ये नॉन जीरो होंगे। अब कहोगे सर इसका कहां से लगाव है, तो लगाव है कैसे, आप पढ़ चुके हो कि स्क्वायर मैट्रिक्स कोई गिवन है तो उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, वी कांट से, ऐसा हम नहीं कह सकते हैं। यह निर्भर करता
कि अगर गिवन स्क्वायर मैट्रिक्स क्या हो, नॉन सिंगुलर हो, तो उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। तो यहां मैं किस केस में हूं बाबू? ए नॉन सिंगुलर है। तब तो इसका मतलब ये जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स है इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। बात समझ रहे हो? तो जब इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, बात समझ रहे हो, तो ये नौ ये ax इक्वल्स b है और इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। देख रहे हो? तो मैं यहां a इन्वर्स से लेफ्ट साइड, देख रहे हो, यहां भी मल्टीप्लाई किया और यहां भी मल्टीप्लाई किया। क्यों? कि यहां तो a इन्वर्सिबल है, a इज नॉन सिंगुलर। ठीक है? और बताओ, जब ये जीरो हो जाएंगे, मतलब डिटर्मिनेंट का वैल्यू जीरो हो जाएगा, तब तो ए सिंगुलर हो जाएगा, तब तो इन्वर्स वहां एग्जिस्ट नहीं करेगा। तब ऐसा कैसे लिखेंगे? अब ये आपका यहां एसोसिएटिव लॉ लगा रहे हैं, अर्थात इन्वर्स ऑफ ए एक साथ ले लिए और एक्स इक्वल्स ए इनवर्स बी होगा, और ये ए इनवर्स ए आई हो जाता। कहां पढ़े थे? इनवर्स के डेफिनेशन में। याद होगा आप लोगों को कि ए इनवर्स ऑफ ए इंटू ए इक्वल्स आई, वेयर आई इज द यूनिट मैट्रिक्स हुज ऑर्डर इज सेम एज द ऑर्डर ऑफ ए। ठीक है? तो ये अब आई बन जाएगा और यहां आई एक्स है बराबर ए इनवर्स बी है, तो ये क्या देगा? ये इंप्लाइज करेगा x इक्वल्स ए इनवर्स बी। अब होगा क्या माजरा? अब होगा क्या माजरा? तो देखो, यहां पे x ये है, समझ लो बात को। तो ये तो x के जगह हम ये लिखेंगे ऐसे, और बाबू ये देखो, जैसे इन दिस केस ए चूंकि 3/3 ऑर्डर का है, ध्यान से मेरी बात को सुनोगे, ए इनवर्स 3 यानी क्या, ए ऑर्डर 3 का स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो उसका इनवर्स भी ऑर्डर 3 का होगा स्क्वायर मैट्रिक्स। अर्थात ए इनवर्स जो है, जरा ध्यान दोगे, ए इनवर्स जो है ये 3/3 कह सकते हो, और बी जो है बाबू, बी जो है हुज ऑर्डर इज ऑल्सो 3/1। तो देखो, प्रोडक्ट डिफाइंड होंगे, ए इनवर्स बी प्राप्त होगा और उसका ऑर्डर क्या होगा? 3/1। देख रहे हो? तो देखो, एक्स भी आपका ये जो है वो भी 3/1 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, इसका जो प्रोडक्ट होगा वो भी एक 3/1 का मैट्रिक्स होगा। सपोज करो वो ऐसा हो जाएगा, मान लो 1 2 3 ऐसे आ गया। इसका मतलब x का वैल्यू 1, y का वैल्यू 2, z का वैल्यू 3, अर्थात ये एक सॉल्यूशन कहलाएगा। किसका? इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस का। हाँ? और इससे मैं निकाल लूंगा, अर्थात इस केस में सिस्टम कंसिस्टेंट होगा। पहली बात। दूसरी बात, कंसिस्टेंट में भी यूनिक सॉल्यूशन का केस बनेगा, और जो यूनिक सॉल्यूशन x बराबर ए इनवर्स बी से हम क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं। बात समझ गए? इससे निकाल सकते हैं। तो यहां पे ध्यान दोगे, यहां पे क्या करेंगे? इन दिस केस गिवन SLE मतलब सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, इन दिस केस गिवन SLE हैज क्या? यूनिक सॉल्यूशन।
therefore given system is consistent, ठीक है, and for unique solution we use x equals a inverse b. ओके, इसका मतलब जब हम किसी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को हल करने जाएंगे और जब इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को मैं इस फॉर्म में लिखूंगा तो यहां ये जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स है उसके डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकाला जाएगा। यदि ओ नॉन जीरो हो अर्थात ए नॉन सिंगुलर हो तो सिस्टम को यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा और सिस्टम को कंसिस्टेंट हम बोलेंगे, ठीक है। और वो यूनिक सॉल्यूशन किससे निकाला जाएगा? x बराबर a इनवर्स b। अब सवाल उठेगा कि सर ये तो अच्छी बात है, लेकिन अब आप ये भी तो बता दो कि जब a क्या हो? सिंगुलर हो, मतलब a के डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या हो? 0 हो। तो बेटा मैं उसको बाद में रखता, पहले मैं देखो, अब थ्योरी में पार्ट केस सेकंड बाद में आ जाएगा तो घबराना नहीं। अगर ना ध्यान दोगे, अगर आप पढ़ रहे हो तो पहले मैं इससे कुछ इक्वेशंस आपको डालता और उसके बाद में आगे का केस बताऊंगा। कौन सा केस? जब A इज ए सिंगुलर मैट्रिक्स, जब A क्या होगा? एक सिंगुलर मैट्रिक्स होगा अर्थात डिटर्मिनेंट ऑफ A बराबर 0 होगा। उस समय में क्या परिस्थितियां आएगी उसके बारे में जानेंगे, लेकिन अभी मैं सिर्फ इस पर। तो अब इसी से मैक्सिमम प्रॉब्लम है आप लोगों को 12th में, बात समझ रहे हो, लेकिन वो भी पार्ट हम बताएंगे। लेकिन पहले इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स में चलते, तो मैं इसको मिटा रहा। क्लियरली बात समझे कि नहीं? अभी ये जो फर्स्ट केस का मैंने थ्योरी बताया, जिस केस में यूनिक सॉल्यूशन होगा और सिस्टम कंसिस्टेंट होगा, उस तरह का प्रॉब्लम में डाल रहा। अभी केस सेकंड बाकी है, याद रखो, केस सेकंड बाकी है। कौन सा केस बाकी है? जब A क्या होगा? वो कोफिशिएंट मैट्रिक्स क्या होगा? सिंगुलर मैट्रिक्स होगा, अर्थात उसके डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या होगा? 0। वो अधूरा है, अभी थ्योरी पूरा नहीं हुआ है। अब मैं जैसे कहता, सॉल्व द फॉलोइंग एग्जाम्पल, सॉल्व द फॉलोइंग SLE, solve the following SLE by मैट्रिक्स मेथड। बात समझ गए? थोड़ा याद शॉर्ट कर दिए, बाय मैट्रिक्स मेथड, ठीक है। सॉल्व द फॉलोइंग SLE मतलब सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय मैट्रिक्स मेथड। जैसे 2x प्लस 5y इक्वल्स 1 और 3x प्लस 2y इक्वल्स 7। कहोगे आप तो 3 वेरिएबल वाला बताए हो, इसमें भी वही होगा बेटा। ये 2 वेरिएबल का है, 2 अननोन वाला है, 3 अननोन वाला भी हम बताते हैं। अब चलो इसको हल करना है। सॉल्व द फॉलोइंग SLE बाय मैट्रिक्स मेथड। क्या करोगे? चलो सॉल्यूशन में चलते हैं। सबसे पहली बात,
गिवन 2x प्लस 5y इक्वल्स 1। अब देखो मैंने सीधे लिख दिया, लेकिन यही अगर किताब में, बुक में इस रूप में दिया हुआ होता, तो जब मैं यहां लिखना शुरू करता तो ध्यान रखना पड़ेगा कि अननोन वाले, वेरिएबल्स वाले पद को लेफ्ट साइड ले आओ और राइट साइड में केवल कांस्टेंट रखो। इस सब बात पे ध्यान रखना होगा। हम क्वेश्चन में इस इक्वेशन को ऐसे भी दे सकते हैं, लेकिन जब मैं इस थ्योरी का यूज करने जा रहा हूं तो पहले फॉर्म में रख लोगे। अरे यार समझा? अब तुम कहोगे कि सर एक बात बताइए, 2x प्लस -3 बराबर y है, अब मान लीजिए x बराबर 4 है। अब सर यहां क्या करेंगे हो? तो देखो ध्यान से देखो, यहां पहले आप पहला इक्वेशन को लिखोगे 2x माइनस वाई बराबर 3। देखो हो गया। अब कहोगे सर इसमें तो फंस गया। नहीं ना फंसे, ये x और y वाला टर्म नहीं है बेटा, तो कोफिशिएंट 0 आएगा। अब आ गया फॉर्म में। समझ में आई बात? इस फॉर्म को ध्यान में रखना, और नहीं तो बस सीधे बुलते रहोगे। चलो अब मैं आगे बढ़ रहा हूं। अब यहां ये है और दूसरा इक्वेशन है 3x प्लस 2y इक्वल 7। ठीक है। अब यहां लेट ए कोफिशिएंट मैट्रिक्स 2 5 3 2 होगा। फिर x वेरिएबल से बना कॉलम मैट्रिक्स होगा, एंड b कांस्टेंट टर्म से बना ये। बात समझ रहे हो? अब यहां पहली बात ध्यान दोगे, नाउ यहां पे डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू निकालोगे तो 2 3 5 2 होगा इसका करस्पॉन्डिंग डिटर्मिनेंट, जो क्या होगा 4 माइनस 15। ठीक है, जो कितना देगा -11, नॉन जीरो है। इसका मतलब सिस्टम द गिवन, क्या लिखेंगे? द गिवन, देयरफॉर द गिवन SLE is consistent and it has unique solution, ठीक है। Also for unique solution we use किसको? x इक्वल्स a इनवर्स b। याद आया? बस यहां इतना ही करना है। इसका मतलब अब हमें क्या करना होगा? तो देखो x तो ये मालूम है, हमें ये निकालना है। तो ये निकालने के लिए पहले a का इनवर्स निकालना होगा और उसका प्रोडक्ट लेना होगा किसके साथ? b के साथ, तब ना ये पक्ष आएगा। तो अब आप इनवर्स निकालोगे। अब आप क्या निकालोगे? इनवर्स निकालोगे। ध्यान दे रहे हो? तो अब क्या करने जा रहे हैं हम, बताओ। अब यहां क्या करेंगे? तो अब यहां इनवर्स जो निकालोगे तो बोलो एडजॉइंट, ध्यान दो यहां ना। इनवर्स क्या होता बताएंगे? 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए, जो स्केलर क्वांटिटी हो गया, और एडजॉइंट ऑफ ए। अच्छा, आप लोग जानते ही होंगे
कि एडजॉइंट ऑर्डर 2 के लिए तुरंत निकाल लेते हम, कुछ बताए हुए थे, याद है? यहां क्या होगा, 1 अपॉन ये कितना वैल्यू है, -11, ठीक है। एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है, तो क्या ट्रिक बताए थे कि ये जो दोनों हैं ये इंटरचेंज, यानी ये मेन डायगोनल में जो है डायगोनल एलिमेंट इंटरचेंज कर जाते हैं, अर्थात 2 2 है तो हमें अंतर नजर नहीं आएगा। इस दोनों का साइन चेंज कर लेते हैं, तो -3 और -5। क्या ये मेथड बताए थे कि ऑर्डर 2 का अगर स्क्वायर्ड मैट्रिक्स है तो उसका एडजॉइंट कैसे निकालेंगे, याद करो। मेन डायगोनल के एलिमेंट को इंटरचेंज कर लो, मान लो दोनों जगह 2 है तो नजर नहीं आता, अगर यहां डिफरेंट रहता तो यहां वाला यहां वाला यहां, और ऑफ डायगोनल में जो एलिमेंट है उसका साइन चेंज कर लेते हैं, जैसे 3 था तो -3 -5, ठीक है। अब ये इससे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, ये क्या देगा सो बताओ, ये होगा -2/11, ये 5/11, यहां 3/11 और यहां -2/11 होगा। ये इनवर्स निकला। अब ये निकालोगे, ठीक है। तो मैं थोड़ा ऊपर अब क्लियर कर रहा क्योंकि जगह चाहिए ना हमको, हाँ, ऊपर मैं क्लियर कर रहा, ध्यान दोगे। नाउ यहां से ध्यान दोगे, एक्स क्या है आपका, ये वेरिएबल मैट्रिक्स इक्वल्स दिखाई दे रहा है सबको। इनवर्स क्या हो गया, ए देख दे, ध्यान दे रहो, ए इनवर्स क्या है हो गया सो बोलो, -2/11, 5/11, फिर 3/11 और -2/11, और बी क्या है आपका, ये देखो 17 है। अब आप बताओ ये क्या इंप्लाइज करेंगे, तो ये तो XY रहेगा, यहां इसको यहां गुना करोगे, देख रहे हो, तो आज सम लोगे तो इसको यहां करेंगे -2/11, ये तो +35/11, फिर इस रो को कर लो इसी तरह 3/11, यहां करोगे तो ये माइनस हो जाएगा 14/11, समझ रहे होगे। अब ये क्या दिया, XY, ये क्या होगा, तो यहां देखो ये 33/11 आ जाएंगे, ठीक है, तो ये 3 आ जाएंगे। यहां आ जाओ, ये कितना देगा, तो ये -11/11 -1 आ जाएगा। अब फ्रॉम इक्वलिटी ऑफ 2 मैट्रिसेस देयरफॉर x का मान 3, y का मान -1, यही आपका हल निकल गया जो सिस्टम में दोनों इक्वेशंस को संतुष्ट करेगा। देख लो दोनों होगा संतुष्ट, देख लो 6 आप -1 डालोगे तो -5 बराबर 1, फिर आ जाओ 3 3 9, यहां -2 तो 9 - 2 दैट इज 7, यही यूनिक हल हो गया और सिस्टम कंसिस्टेंट हो गया। ठीक इसी तरह 3 वेरिएबल्स के लिए भी करेंगे। अब उतना कहोगे कैलकुलेशन करते रहिए, वो नहीं करेंगे, हम केवल मेथड बताएंगे, आगे निकलेंगे। चलो अब ध्यान देंगे, दूसरा प्रॉब्लम
solve the following SLE by मतलब सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय मैट्रिक्स मेथड। मैट्रिक्स मेथड। अब सिस्टम में क्या सब है? 3x माइनस 2y प्लस 3z इक्वल्स 8, 2x प्लस y माइनस z इक्वल्स 1 और 4x माइनस 3y प्लस 2z इक्वल्स 4। ठीक है? अब बताओ, पहला जो मैंने क्वेश्चन दिया था, अब जो मैंने क्वेश्चन दिया, उस दोनों में अंतर है। क्या अंतर है? तो पहला वाला 2 अननोन से रिलेटेड थे और ये जो है वो 3 अननोन से रिलेटेड है, तो थ्योरी वही रहेगा, लेकिन यहां जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स तुम निकालोगे वो ऑर्डर 3 का स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। बात समझ रहे हो? और कुछ बदलने वाला नहीं है। थोड़ी प्रोसेस कैलकुलेशन थोड़ा बढ़ जाएगा क्योंकि ऑर्डर 3 का होगा, एडजॉइंट निकालोगे फिर इनवर्स निकालोगे तो प्रोसेस लंबी होगी, लेकिन थ्योरी कहीं चेंज नहीं करेगा। तो यहां क्या करेंगे? फिर यहां सॉल्यूशन में जाएंगे। सॉल्यूशन में जाएंगे। पहली बात फिर सुन लो, यहां जितने इक्वेशंस हैं सिस्टम में सब फॉर्म में है जिस रूप में हमें चाहिए थ्योरी लगाने के लिए। लेकिन एक बात बताओ, यदि तुमसे कोई कह दे x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल 7, x माइनस 2y इक्वल्स 1, नहीं समझ रहे हो? फिर उसके बाद तुमसे दे दे x प्लस जेड माइनस 3 इक्वल्स 0, कहे इस सिस्टम को हल सॉल्व करो। तो देखो बेटा, ये भी कहोगे सर ये तो 2 ही वेरिएबल में। नहीं भाई, 3 वेरिएबल्स में वहां 0 लेके हम जेड एडजस्ट करेंगे। तो पहले आप क्या करोगे? इक्वेशन को रूप में लाना, अपने फॉर्म में लाना। देखो ये तो सही था। अब यहां जो आओगे तो प्लस 0z इक्वल्स 1 फॉर्म में आ गया। चलो यहां x प्लस जेड है, y नहीं है बेटा, तो प्लस 0y कर ले, और प्लस जेड कर ले, इक्वल्स 3। अब ये रूप में आया। कुछ बात समझ रहे हो? पहले फॉर्म में ले आओगे, अब फिर वही बात रे वही बात, फिर हम उसी तरह स्टार्ट हो जाएंगे। बात कुछ समझ रहे हो कि नहीं? चलो अब यहां फिर यहां गिवन SLE गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इज क्या सब है। पहले ऐसा क्यों लिखना पड़ेगा? तो अगर रूप में नहीं है, फॉर्म में नहीं है, तो पहले फॉर्म में लिखना पड़ेगा। प्रत्येक इक्वेशन को किस फॉर्म में? ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड बराबर डी के फॉर्म में, कांस्टेंट टर्म को राइट साइड ले जा करके, प्लस 3z इक्वल्स 8, 2x प्लस वाई माइनस जेड इक्वल्स 1, 4x माइनस 3y प्लस 2z इक्वल्स 4। लेट ए कोफिशिएंट मैट्रिक्स 3 माइनस 2 3, फिर 2 1 माइनस 1, फिर 4 माइनस 3 2। क्या हुआ? कोफिशिएंट मैट्रिक्स हुआ। तीनों इक्वेशन में एक्स वाई जेड के जो कोफिशिएंट्स हैं उससे मैंने मैट्रिक्स बनाया, और एक्स वेरिएबल से, तो यहां कॉलम मैट्रिक्स ही होगा, एक्स वाई जेड होगा। एंड बी कैसा होगा? बी होगा 8 1 4। अब ये बना लेने के बाद पहले इसी पे अटैक करोगे।
कि ये सिंगुलर है कि नॉन सिंगुलर है। अभी सिर्फ मैंने एक केस बताया है। कौन सा केस? जब ये कोफिशिएंट मैट्रिक्स जो होते हैं आपका वो नॉन सिंगुलर हो, तो आप यहां क्या करोगे? दूसरा थ्योरी का पार्ट बचा हुआ है, सो कह देते हैं हेयर डिटर्मिनेंट ऑफ ई। तो बेटा 3 2 4 -2 1 -3 3 -1 2, ठीक है। अब इसका वैल्यू निकालोगे, है? तो वैल्यू निकालोगे तो प्रॉपर्टी भी लगा सकते हो कि कुछ एलिमेंट जीरो कर ले, नहीं भी करते हैं तो कोई बात नहीं है। चलो इसके अलोंग एक्सपेंड करते हैं, फर्स्ट रो के अलोंग। तो 3 आया और 1 -3 -1 2 आया, ये और ये गए, ये आया, ये माइनस, अब फिर -2 तो +2 हो जाएंगे। अब ये और ये जाएंगे 2 4 -1 2, ठीक है, 2 4 -1 2, फिर 3 तो +3, यहां प्लस कैसे हो गया समझा ना, -2 आएगा, माइनस यहां होता, माइनस माइनस प्लस 3, तो फिर क्या होगा बताओ, 2 4 1 -3। चलो अब इसका वैल्यू निकाल लेते हैं। 3 ये हो गए 2 और माइनस माइनस प्लस -3 होगा, +2 यहाँ 4 और -4 घटेगा तो +4। चलो फिर 2 यहाँ -6 और -4 होगा। अब ये कितना दे रहे हैं सो बताओ, ये ध्यान दोगे -1 यानी -3 होगा, ये 8 2 जा 16 होगा, ये 10 -20 होगा, नहीं तो ये बाबू कितना हो जाएंगे, -7। नॉन जीरो है बेटा, नॉन जीरो है, इसका मतलब सिस्टम क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा, और कंसिस्टेंट में भी यूनिक सॉल्यूशन रखेगा। और यूनिक सॉल्यूशन के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे, तो x इक्वल्स इनवर्स ऑफ a इंटू बी वाला यूज करोगे। तो यहां क्या लिखेंगे सो बोलो, देयरफॉर गिवन SLE system of linear equation is consistent and it has unique solution. For unique solution we यूज, किसका यूज करेंगे यार, x इक्वल्स a इनवर्स b। अब माजरा कहां गया बोलो, अब तो ये क्लियर हो गया कि सिस्टम क्या है, कंसिस्टेंट है, और इसको क्या मिलेगा, यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। और यूनिक सॉल्यूशन किससे निकालेंगे, तो x बराबर a इनवर्स b से। तो अब करना क्या है बोल, करना क्या है बोल, तो पहले ये पार्ट आप निकालोगे, तो ये पार्ट जो आप निकालने जाओगे तो बी तो आपको मालूम है, लेकिन इनवर्स ऑफ ए तो निकालना पड़ेगा। तो फिर तो वही बात कि पहले एडजॉइंट निकालो, डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकाल चुके हो, -7 है, क्या कोई दिक्कत, पहला काम यही होगा, समझ लो। तो अब हम यहां आगे क्या करेंगे, तो हम आगे चल के एडजॉइंट निकालेंगे। तो क्या एडजॉइंट समझते हैं, चलिए एडजॉइंट निकालते हैं। अब तो थोड़ा बोर्ड क्लियर करना होगा, वैसे अब ये इसमें कोई जान नहीं है, अब जो बच्चे समझते हैं वो निकाल लेंगे, इनवर्स निकाल लेंगे, इनवर्स और बी का क्या लेंगे, प्रोडक्ट लेंगे, x बराबर a इनवर्स b लेने के बाद x y z तीनों का मान जैसे अभी निकाले हैं निकल जाएगा। लेकिन आप बच्चे तो बड़ा क्या होते हो, कैलकुलेशन से भागते रहते हो, अब यहां नहीं है जरूरी कि मैं इसको बताऊं, ठीक है, क्योंकि आप जानते हो कि हम इनवर्स कैसे निकालेंगे, ए इनवर्स कैसे निकालेंगे। अब जो बच्चा ये नहीं जानता तो पढ़ेगा ही क्यों, उसको पढ़ के क्या फायदा होगा, ठीक है। तो यहां मैं चलता आगे, इस सब को मिटा देता,
यहां अब इतना बनाओगे, इतना काम करोगे, ए का इनवर्स निकाल लेना, बी से मल्टीप्लाई करना, निकालना। अब इससे ज्यादा हम नहीं बताएंगे, उसके बाद एक्स का वैल्यू निकल जाएगा। ठीक है, अब रहा वो काम करना है आपको, काम अधूरा है सो कह देते हैं। अधूरा क्या है, ये क्लियर हो गया कि सिस्टम कंसिस्टेंट है, यूनिक सॉल्यूशन होगा। अब यूनिक सॉल्यूशन के लिए एक्स बराबर ए इनवर्स बी, तो ए इनवर्स पहले निकालेंगे। अब ए इनवर्स हम लंबा उतना नहीं करेंगे कैलकुलेशन, आप करो। ठीक है, ए इनवर्स निकालेंगे, ए इनवर्स का बी के साथ प्रोडक्ट लेंगे, और तब जैसे पहला केस में देखे ना 2 वेरिएबल में, वहां 2 वेरिएबल था या 3 वेरिएबल है, अंतर कहीं को नहीं है। ठीक है, अब है, ध्यान दोगे, अब मैं चलता थ्योरी में। केस सेकंड, केस सेकंड में है व्हेन ए इज ए सिंगुलर मैट्रिक्स, दैट इज डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू 0 होगा। बोलो वो केस किसका था, जब नॉन जीरो। बात समझ रहे हो? यहां क्या है, तो जब डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या है, 0 है, अर्थात ए क्या है, सिंगुलर मैट्रिक्स है। तो यहां क्या करेंगे, इससे पहले जो मैं बताया x बराबर ए इनवर्स बी, यहां नहीं लगेगा, यहां नहीं लगेगा, क्योंकि ओ x बराबर ए इनवर्स बी तब केवल एप्लीकेबल है जब कोफिशिएंट मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर होगा, जो कि मैंने आपको प्रॉब्लम भी बताया। तब यहां क्या करेंगे, तो पहले बात सुनो तब लिखाएंगे। जब कोफिशिएंट मैट्रिक्स गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस के लिए सिंगुलर हो जाए, अर्थात उसके डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 हो जाए, तो आप इन दिस केस वी कैलकुलेट एडजॉइंट ऑफ ए और बी। कहोगे ई कहां से ले आए सर हो, ये एडजॉइंट ऑफ ए और बी मतलब क्या, एडजॉइंट ऑफ ए और बी का प्रोडक्ट ई, तो एडजॉइंट ऑफ ए बी तो समझे, बी तो आपका सिस्टम में है कांस्टेंट टर्म से जो मैट्रिक्स बना, ई कहां से ले आए, तो भैया ये वो जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स है उसका एडजॉइंट है। तो कहोगे आया कैसे, तो देखो बेटा ये जो थ्योरी आप पढ़े हो एक्स इक्वल्स, ये पढ़े हो, ये थ्योरी पढ़े हो, तो यहां अब ये जो होता एडजॉइंट ऑफ ए अब बटा डिटर्मिनेंट ऑफ ए, यही ना इनवर्स हो गया, ये इनवर्स ये बी। तो ये तो चूंकि इस केस में 0 हो रहा है तो भाग तो दिया नहीं जाएगा, इसीलिए ये थ्योरी लगेगा ही नहीं, क्योंकि ये 0 है तो ये कैसे लगेगा। इसलिए अब नेचर ऑफ सॉल्यूशंस किस पे निर्भर कर जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए और बी के प्रोडक्ट पे, एडजॉइंट ऑफ ए और बी के प्रोडक्ट पे। इसलिए यहां पे मैंने क्या लिखा कि सबसे पहले आप यहां क्या करोगे, सो बोलो इन दिस केस वी कैलकुलेट एडजॉइंट ऑफ बी। अब यहां 2 बातें होगी, पहले ध्यान से सुन लो, 2 बातें होगी, अभी लिखना नहीं है। जैसे बातें ए, तो ए में क्या होगा, तो ये जो निकालोगे तो ये 2 मैट्रिसेस का क्या है, प्रोडक्ट है। ठीक है, तो ये भी एक मैट्रिक्स होगा, तो ये प्रोडक्ट एक नॉन मैट्रिक्स भी हो सकता है और एक नॉन मैट्रिक्स नहीं भी हो सकता। याद करो मैंने बोला नॉन मैट्रिक्स, इस दोनों मैट्रिक्स, ये एडजॉइंट ऑफ ए इज ए मैट्रिक्स,
एंड बी इज ऑल्सो ए मैट्रिक्स, दोनों का प्रोडक्ट एक मैट्रिक्स होगा। ये प्रोडक्ट क्या है? अगर नल मैट्रिक्स होगा तो एक अलग बात हो जाएगी, यदि नल मैट्रिक्स नहीं होगा तो एक अलग बात होगी। इसलिए अब यहां दो केसेज, ये केस सेकंड में दो सब केसेज निकल जाएंगे। अगर ये सिंगुलर है, ए सिंगुलर है, मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू 0 है, तो इनवर्स तो एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो वहां हम कैलकुलेट करेंगे एडजॉइंट ऑफ ए और बी। क्यों करेंगे वो भी बता दिए, ठीक है। अब सवाल उठता है कि ये प्रोडक्ट एडजॉइंट ऑफ ए और बी जो प्रोडक्ट निकालेंगे वो कैसा मैट्रिक्स है। तो वहां दो बातें, अगर ये नॉल मैट्रिक्स के बराबर ये नहीं हो, अर्थात ये नॉल मैट्रिक्स नहीं हो, अर्थात ये जीरो मैट्रिक्स ना हो, बात समझ गए, देन सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट, अर्थात सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज सेड टू बी इनकॉन्सिस्टेंट। कब? जब ये दोनों का प्रोडक्ट क्या नहीं हो, तो नॉल मैट्रिक्स नहीं हो। तो यहां ए में लिखेंगे इफ क्या एडजॉइंट ऑफ ए बी। ये देखो, ये अब बहुत बच्चा सुनेगा जीरो पढ़ लेगा, नहीं जीरो मैट्रिक्स, इसका मतलब मैंने लिखा एडजॉइंट ऑफ ए और बी का प्रोडक्ट क्या नहीं है, तो जीरो मैट्रिक्स नहीं है। मैं ये कह रहा है, ध्यान से सुन, ये जीरो मैट्रिक्स का ओ लेटर यूज किया मैं, अर्थात ये प्रोडक्ट क्या नहीं है, तो जीरो मैट्रिक्स नहीं है, ठीक है। देन सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। एंड the system of equations is called inconsistent कहलाएगा। जब ये प्रोडक्ट क्या नहीं होगा, जीरो मैट्रिक्स नहीं होगा, नल मैट्रिक्स नहीं होगा, बार बार हम बोल रहे हैं, यहां ये मैट्रिक्स है, ठीक है। और बी, इफ एडजॉइंट ऑफ ए, अब बी ये नॉल मैट्रिक्स, अर्थात ये नॉल मैट्रिक्स हो जाएगा, नॉल मैट्रिक्स, ये नॉल मैट्रिक्स हो जाएंगे, ठीक है। देन सिस्टम may be either consistent or inconsistent, दोनों, आइदर या तो क्या होगा कॉन्सिस्टेंट या क्या इनकॉन्सिस्टेंट, ठीक है। अकॉर्डिंग as the system have either system, according as the system have either infinitely many solutions or no solutions। यहां दोनों बातें होगी, बात समझ गए। नो सॉल्यूशन, सीधे नो सॉल्यूशन, अर्थात ध्यान दोगे, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस में कोफिशिएंट मैट्रिक्स का अहमियत समझ गया, अर्थात किसी भी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस का
नेचर ऑफ सॉल्यूशन किस बात पे निर्भर करेगा? कोफिशिएंट मैट्रिक्स पे। जिस आधार पे मैंने यह बताया कि अगर कोफिशिएंट मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर हो, अर्थात उसके करस्पॉन्डिंग डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 के बराबर ना हो, then system is consistent and also it has unique solution, and for unique solution we use x equals a inverse b। और दूसरा मैंने कहा कि जब कोफिशिएंट मैट्रिक्स सिंगुलर हो जाए, अर्थात when a is singular matrix that is इतना बराबर 0, तो इस केस में कुछ कहने से पहले हम एडजॉइंट ऑफ ए और बी कैलकुलेट करेंगे, अर्थात कोफिशिएंट मैट्रिक्स जो है उसका एडजॉइंट निकालेंगे और उसका वो जो कांस्टेंट टर्म से जो हम मैट्रिक्स बी बनाए हैं दोनों का क्या लेंगे? प्रोडक्ट लेंगे। अब दोनों का प्रोडक्ट यदि नॉल मैट्रिक्स नहीं हो, क्योंकि दो मैट्रिसेस का प्रोडक्ट है इज ऑल्सो ए मैट्रिक्स, अगर वो नॉल मैट्रिक्स नहीं है तो सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट। अ सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट इट मींस सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट। और जब ये एक नॉल मैट्रिक्स हो जाए, किसका? एडजॉइंट ऑफ ए और बी का प्रोडक्ट नॉल मैट्रिक्स हो जाए, तो सिस्टम कंसिस्टेंट भी हो सकते और इनकंसिस्टेंट भी हो सकते। अब कंसिस्टेंट होंगे तो निश्चित रूप से इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन का यह केस होगा, यहां यूनिक सॉल्यूशन नहीं होगा, यूनिक सॉल्यूशन एक उसी केस में यूज होगा, ठीक है ना। यहां इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन का केस हो जाएगा तो सिस्टम कंसिस्टेंट। तो यहां क्या होगा? ये अगर नल मैट्रिक्स हो जाए तो सिस्टम में भी आइदर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। अब कंसिस्टेंट कब होगा? व्हेन सिस्टम हैव क्या? इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। और इनकंसिस्टेंट कब होगा? तो जब सॉल्यूशन नहीं होगा, अर्थात देयर इज नो सॉल्यूशन, सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट, तो इनकंसिस्टेंट होंगे। यही आपका कंप्लीट थ्योरी हुआ। लेकिन मैं एक बात बोल देता, इंटरमीडिएट बेस के लिए हाँ, अब प्रॉब्लम का एक टाइप बच गया। दो तरह का क्वेश्चन होता है। एक क्वेश्चन ऐसा होता जो सिस्टम है उसका हल निकालना है, यूनिक सॉल्यूशन वाला केस जो कि मैंने बताया, और दूसरा होता है कंसिस्टेंसी के बारे में जांच करना कि ये सिस्टम क्या है, डिस्कस अबाउट द कंसिस्टेंसी। तो अगले क्लास में मैं बता दूंगा। लेकिन आपका 12th का जो सिलेबस है और बहुत सीमित है, लेकिन कॉम्पिटिशन लेवल के लिए आगे और बहुत बातें समझनी पड़ती है। बात समझ रहे हो? ठीक है, आज यहीं हम रोकते हैं और आगे आप लोग